Hello everyone. I welcome you all to the very first session for physics. And in this session, we are basically going to discuss about the very first chapter, that is motion. Um, uh, let's take it from the scratch. Whenever we talk about physics, see, एक तो जनरल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लास नाइन्थ को लेकर कि ना फिजिक्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट एंड लेट मी टेल यू physics is the most easiest part which you can get in class ninth. There is a way of understanding it. If you understand the logic, if you understand the concept, then it becomes very clear and very much easy, and at the same time very much interesting for you to cover up the topics. फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स कुछ भी नहीं है. जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसको थोड़ा सा हम लॉजिकली बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं चीज़ों को कि हमारे आसपास हो क्या रहा है. इट्स अबाउट डेली डे लाइफ ओनली. देन थोड़ा सा एक एलिमेंट आ जाता है मैथमेटिक्स का, एक न्यूमेरिकल का, ठीक है, विच गिव्स एन एज टू द कैलकुलेशन. सो दैट इज़ वाई फिजिक्स इज़ लाइक हाईली मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट. इट इज़ मिस इंटरप्रेटेड बेसिकली. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सीखना फिज़िक्स को, बहुत ईजी है. बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप फिज़िक्स करेंगे और फॉर दैट मैटर केमिस्ट्री और बायो, ऑलवेज कीप इन माइंड कि नाइन्थ क्लास में तो कम से कम आप चीज़ों को क्रैम मत करिए, समझने की कोशिश करें. नो डाउट टाइम लगेगा समझने में, बट once you start understanding the concept and once you start understanding the logic, it becomes gradually you will be like able to grasp the concept. अगर नाइन्थ में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी. सबसे पहली बात, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, आप अपने हाथ से खुद से नोट्स बनाएंगे. सेकेंडली, चीज़ों को समझेंगे, लॉजिकली बिल्ड करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे रादर देन क्रैमिंग अप. From my experience, I'm telling you, there is nothing in ninth class which is like cramming like subject. Bio में थोड़ा बहुत क्रैम करना पड़ेगा, but chemistry and physics, they are totally based on logic. अगर आपको लॉजिक पता है then it becomes very easy for you to clear with the concept. So इसी को लेकर हम लोग सबसे पहले we're going to discuss about the first chapter in physics, which is motion. मोशन में भी हम लोग बेसिक कुछ एस्पेक्ट स्टडी करेंगे. बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं आज, सिंस इट्स अ फर्स्ट क्लास फॉर यू पीपल. सो बेसिकली मैं कुछ मोशन के बारे में बताऊंगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा. ओके, सो लेट बिगिन विद द सेशन. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मोशन होता क्या है. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि टाइम इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड्स में एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए में था. ओके, एंड 10 सेकेंड बाद वो ऑब्जेक्ट ए से कहाँ चले जाता है, बी में चले जाता है. सो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का चेंज हुआ है. एक तो चेंज इन टाइम हुआ है और दूसरा चेंज इन पोजीशन हुआ है. सो वी से वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. अब मान लो टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स में वो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए में ही था, एंड 10 सेकेंड बाद टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड बाद अभी भी वो पोजीशन ए में ही खड़ा है. लेट्स सपोज, ओके, अभी भी वो पोजीशन ए में ही है. तो इस केस में क्या हुआ, टाइम तो चेंज हुआ लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुआ. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच डिफाइंस दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन is that the object has to change its position with respect to time. So that is the first definition coming for you. What is basically motion all about? Whenever an object changes its position with respect to time, that is what meant by motion. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेड़ है मान लो. अब जनरली हम जब व्हेन वी गो आउट, सो वी हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट्स. हाँ, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा है. एक पेड़ है जो कि स्टेशनरी है, इसको मैं एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ. सो एक गाड़ी जा रहा है, एंड डोंट गो फॉर माई डायग्राम्स, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाओ, मेरा अभी एक रैंडम ड्राइंग बना है. ओके, एनीवेज, सो पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये वाला कार पोजीशन ए में है. अभी थोड़ी देर बाद क्योंकि वो मोशन में है, वो पॉइंट बी में आ जाता है, यानी कि ट्री के थोड़ा पास आ जाता है. एंड थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा आगे निकल जाता है तो वो ट्री को पास कर जाता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देर इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, तब भी दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, सो मोशन के दो हमारे पास डेफिनेशंस आ गए. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
या with respect to a reference point. So the object is said to be in motion. अब जब भी आप फिजिक्स करोगे, we will be encountered with so many physical quantities like speed, velocity, distance, displacement, pressure, force, weight, length, area, acceleration और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उन सारी चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एक आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, या तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा. अब यहाँ पे एक मैंने वर्ड यूज़ किया है मैग्नीट्यूड. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय मैग्नीट्यूड, ज़रा इसको समझते हैं. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? ओके, दिस इज़ द टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट. जैसे फॉर एग्जांपल एक रोप है. रोप मतलब एक रस्सी है. एक रोप का लेंथ है 10 मीटर और दूसरे रोप का लेंथ है 1000 मीटर्स. यानी कि रोप ए जो है वो 10 मीटर का है और रोप बी जो है वो 1000 मीटर्स का है. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि रोप बी जो है इट इज़ बिगर देन रोप ए. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज कैसे पता चला आपको? आपने देखा कि एक तरफ 1000 है और एक तरफ 10 है, तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को जज किया और न्यूमेरिकल वैल्यू को जज करने के बाद उसका स्ट्रेंथ जज किया. सो मैग्नीट्यूड इज़ नथिंग बट द स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. सो अ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कमिंग विद द न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक पर्सन है, उसका वेट है 50 किलोग्राम्स और एक दूसरा पर्सन है उसका वेट है 100 किलोग्राम्स. तो कौन ज़्यादा वे कर रहा है? डेफिनेट सी बात है 100 किलोग्राम वाला. तो पता कैसे चला? विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू. सो द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कमिंग विद द न्यूमेरिकल वैल्यू टू गिव द स्ट्रेंथ. अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट को किक किया 10 न्यूटन फोर्स के साथ, और एक दूसरा बच्चा है उसने ऑब्जेक्ट को किक किया 100 न्यूटन फोर्स के साथ. तो किसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया? ऑब्वियसली द अदर चाइल्ड. सो अगेन फिजिक्स में एवरीथिंग, यू टेक आउट एवरीथिंग. जब तक आप उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक आप उसके बारे में जज नहीं कर पाओगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा हाइट कुछ है और सामने वाले का हाइट कुछ और ज़्यादा है. तो ये कुछ और ज़्यादा से आपको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना पता चला. आपको एक वेगनेस पता चला, एक वेग आइडिया पता चला कि एक बंदा छोटा और एक बंदा बड़ा है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा हाइट 150 सेंटीमीटर्स है और सामने वाले का हाइट 160 सेंटीमीटर्स है, देन यू आर एबल टू अप्लाई द लॉजिक. तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कौन बड़ा है. सो ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज कमिंग अप विद द न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एसआई यूनिट. ओके, जैसे लेंथ का मीटर्स होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, समथिंग लाइक दैट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड a magnitude is coming with a numerical value and magnitude gives you the strength. So कुछ physical quantities में सिर्फ magnitude की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं scalar quantities. और कुछ physical quantities के साथ magnitude के साथ साथ direction का भी ज़रूरत होता है, उसको बोलते हैं vector quantities. अब जैसे मैं कहता हूँ for example I say my weight is 50 kilograms. सही है, ठीक है, my weight is 50 kilograms. आपको information मिल गया कि मेरा weight 50 kilograms है. Do I need to say my weight is 50 kilograms towards south? क्या मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ. तो आपको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई. एक, उसकी वेलोसिटी पता चल गया और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता चल गया. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देना भी ज़रूरी होता है. उनको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़. सो वेन एवर यू स्टार्ट विथ एनी फिजिकल थिंग्स और फॉर दैट मैटर यू स्टार्ट विथ फिजिक्स, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस वर्ड मैग्नीट्यूड ऑलवेज कम देयर. Right? So certain time we'll be dealing with scalar quantities and certain time we'll be dealing with vector quantities. तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बता दी है. एक, मोशन का डेफिनेशन बताया. मोशन क्या होता है? मोशन होता है whenever an object changes its position with respect to time or with respect to a reference point. Okay? ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या कब होता है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है? जब उसने अपना पोजीशन को चेंज नहीं किया होता है. देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. Or when an object is said to be in motion, whenever it changes its position with respect to time or with respect to a reference point. Okay? Then we understood that there are certain physical quantities which only requires magnitude and some requires magnitude plus direction. So the one which only requires magnitude is scalar and the other one which requires magnitude plus direction, it is vector. And अभी मैंने आपको बताया magnitude का मतलब क्या होता है? Strength होता है. Okay? And magnitude always comes with a numerical value and numerical value gives you the strength. Now here we will define
द डेफिनेशंस फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वेट हो गया. ये सारे एग्जांपल्स हैं और धीरे धीरे आप सीखोगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम. और होता है समटाइम्स होता है कि एकदम से आपको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम. थोड़ा सा इसको चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ईजिली हो जाता है, क्लियर हो जाता है. ओके, इवन व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई वाज आल्सो हैविंग द सेम एंजाइटी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल है. ओके, तो ये था स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी इन विच देर इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जैसे अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट. जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. वेलोसिटी देखो 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ. तो जहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देना पड़ रहा है? डायरेक्शन भी देना पड़ रहा है, उसको बोलूँगा मैं वेक्टर क्वांटिटी. और एक तरफ मेरा क्या था? स्केलर क्वांटिटी. ओके, और जो भी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है ये आंसर फॉर्मेट है, इसलिए आपको उसको नोट्स के फॉर्म में लिखना भी है. राइट? ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर. So the next topic what we are going to discuss is what is meant by distance and what is meant by displacement. अब मान लो यहाँ A to B तक जाने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने पाथ क्या बना रखे. देखो यहाँ पे सी द पाथ, बहुत ही जिगजैग सा एक पाथ है. सो ये मेरा क्या है? एक्चुअल लेंथ है, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 500 किलोमीटर्स. राइट? सो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. सिंपल सी बात है, जो पाथ आप ले रहे हो एक्चुअली में उस एक्चुअल पाथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो डिस्टेंस हमारा कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा. और डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर, समथिंग लाइक इट, इजंट इट? बट ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए ज़रा, डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिए. अब जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है, आपने देखा एग्जैक्टली सेम पाथ है. लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मुझे पता है कि ए पॉइंट मेरा इनिशियल पॉइंट है और बी पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट है. मैं क्या करता हूँ? उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, what I am doing is I am connecting A point and B point, यानी कि I am connecting initial point and final point with a straight line, not curvy line, not टेढ़ा मेढ़ा line. Which line? Straight line. So जब मैंने A और B को straight line से जोड़ा, okay, तो my distance came out to be 50 किलोमीटर. तो अगर मैं actual path को cover करूँ, अगर मैं actual length को cover करूँ, तो मेरा कितना किलोमीटर जा रहा है? 500 किलोमीटर. लेकिन अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग? वहाँ पे मेरा कितना डिस्टेंस हो रहा है? वहाँ पे मेरा डिस्टेंस हो रहा है 50 किलोमीटर्स. हैव यू अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे एक तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया और स्पेसिफिक डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट में था. स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ को खींचना है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींचना है. तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 2-3 की टर्म्स आते हैं. पहली बात शॉर्टेस्ट पाथ है, दूसरी बात स्ट्रेट लाइन है और तीसरी बात स्पेसिफिक डायरेक्शन में है. सो द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज व्हाट नोन एज डिस्प्लेसमेंट. अगेन समझ में आए बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. और कैसा है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है. तो 3 चीज़ें आएंगी एक डेफिनेशन में. शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ठीक है, अब क्योंकि डायरेक्शन साथ में आ गए इसलिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट? सो जनरली मैं डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखता हूँ? 50 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट या 100 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, समथिंग लाइक इट. तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूँ, जैसे ट्रेन, जर्नी बाय ट्रेन. ओके, लेट्स सपोज मुझे दिल्ली टू केरला जाना है. सो अगर इफ़ आई टेक ट्रेन, द ट्रेन हैज़ टू कवर एक्चुअल लेंथ. ट्रेन हैज़ टू कवर एक्चुअल लेंथ. सो 3000 किलोमीटर्स कुछ कवर करना पड़ता है उसको थ्रू लैंड. सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 days टू कम्प्लीट इट. लेकिन अगर सेम चीज़ इफ़ आई टेक अ फ्लाइट, ओके, इफ़ आई टेक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू केरला, आपको पता है वी कैन रीच केरला विद इन 3 hours. सो दैट इज़ अ डिफरेंस.
The planes, they generally take displacement. Obviously it is not exactly moving in a straight line, but yes, it is connecting the initial and the final point. So a plane takes the displacement, whereas a train takes the distance. So physics में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि आप किसको रिलेट कर रहे हो. सो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने किसको रिलेट किया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ा विद अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक नोट मैंने दे रखा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी आपका देखना, कुछ भी कर लो, डिस्टेंस ट्रैवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ पे चल रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पे चल रहा होता है. तो कुछ भी कर लो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मतलब गाड़ी चल रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो. वो कैसे, मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से शुरू कर रहा है, ए पॉइंट से शुरू कर रहा है और वो वापस ए पॉइंट पे आके रुक रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा इनिशियल पॉइंट भी ए था और मेरा फाइनल पॉइंट भी ए है. और आप एक बात बताओ, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए है यानी कि एक ही है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही साइड पे कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं. सो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है. और क्योंकि स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट आर सेम, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज ज़ीरो. सो फिजिक्स में ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एंड तक चलेगा. ऐसा नहीं है कि आपने इस वाले चैप्टर में कर लिया तो आगे वाले में नहीं आएगा. एंड द बेस्ट पार्ट विद 9th क्लास इज व्हाट, हर एक चैप्टर पिछले वाले चैप्टर का लिंक होता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि यू नो इफ़ यू वांट टू स्टडी द थर्ड चैप्टर देन यू शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट चैप्टर वेरी क्लियरली. इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग. बीच में से शुरू नहीं करेंगे, एंड से शुरू नहीं करेंगे, हमेशा बिगिनिंग से शुरू करेंगे, सो दैट आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ. तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, जिसमें इट इज़ अ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट and in a specific direction. It is a vector quantity and it is always magnitude and direction with it. Okay, और distance हमेशा क्या होता है, greater than होता है displacement, and distance कभी भी zero नहीं हो सकता, can never be zero, but displacement can be zero. उसका reason हमने देख लिया कि अगर आपका initial और final point अगर same है तो displacement of a body can be zero. ठीक है, so that is what डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल अबाउट. तो आज के क्लास में हमने बेसिकली किसको कवर किया, मोशन को कवर किया, मोशन के कुछ डेफिनेशंस को कवर किया. देन हमने ये समझा कि दो चीज़ें होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. इसके बारे में स्टडी किया, मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी किया. ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया. तो यहाँ तक आप उसको नोट्स अच्छे से बना के रखेंगे. कोई भी डाउट होता है जस्ट लेट मी नो एंड ऑलवेज गो विद द कॉन्सेप्ट. एंड आपको 9th क्लास में थोड़ा सा और इजी तरीके से समझने के लिए मैं आपको 2 बुक्स रेफ़र करूँगा. फ़िज़िक्स के लिए आप लखमीर सिंह फ़िज़िक्स क्लास 9th ले लीजिएगा, और अगर है किसी से आप बोरो कर सकते हो वेल एंड बेटर. और केमिस्ट्री के लिए भी लखमीर सिंह. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एनी रेफरेंस बुक फॉर बायो आपको मैं पूरा नोट्स दे दूँगा, बहुत ही ईजी नोट्स है, सिर्फ उसमें से पढ़ना काफ़ी होगा. बट फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, फॉर एन एक्स्ट्रा नॉलेज एंड टू हाउ टू कोप अप विद द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू नीड टू गेट द बुक लखमीर सिंह अपार्ट फ्रॉम NCERT. एंड NCERT का मैं NCERT बेसिकली हम लोग it's a good book but it is not explanatory, so don't use your NCERT for reading stuff. ठीक है, एक बार पढ़ो, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो लखमीर सिंह से समझिएगा. एंड NCERT के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चंस हो चाहे वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हो, तो हम लोग दोनों को अच्छे से करेंगे. सो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में, तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन NCERT. सो मेक श्योर यू डू द NCERT क्वेश्चंस ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली. Okay, and let me tell you, things are very simple. The only point is that you should be sincere enough to make the notes, understand the logic. Gradually लॉजिक आप बिल्डअप कर पाओगे, धीरे धीरे समझ में आएगा. डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ज़्यादा हप अफ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ईजी. ओके, सो आज के क्लास में मैं सिर्फ इतना ही आपको समझा रहा हूँ. इन द कमिंग पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द मोशन चैप्टर. सो एज ऑफ नाउ आई एम रैपिंग इट अप. सो थैंक यू सो मच एंड everyone take care.